हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए आपका नया पाठ लेकर, नया और गद्य खंड का आखिरी पाठ लेकर। इसके बाद हमारा काव्य खंड शुरू हो जाएगा। तो ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक कुत्ता एक मैना, इस पाठ का नाम है एक कुत्ता एक मैना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है। ये एक निबंध है कि ये रविंद्रनाथ जी के ऊपर लिखा गया पाठ है कि वो किस तरीके से पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, कैसे उनकी जो भावनाएं थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में उतारी हैं। तो इसको समझने और पढ़ने के से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो निबंध लिखा है ये भले यादों से निकाला गया है, मगर ये संस्मरण नहीं है। क्यों नहीं है हम पहले आपको बताते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक ही ऐसा दिया गया है, एक कुत्ता एक मैना। क्योंकि जहाँ पर वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने जाते हैं, फिर वहाँ वो एक कुत्ते को देखते हैं, फिर उनका देहावसान दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो फिर एक मैना को लेकर आते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे से बांधने की कोशिश की गई हैं, इसलिए ये निबंध विधा में लिखा गया है। तो बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पाठ हमसे क्या कहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था, मतलब अब वो जो है बुढ़ापे की तरफ थे और उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब था। और कहाँ रहते थे वो? शांति निकेतन में। अतः उन्होंने सोचा कि शांति निकेतन छोड़कर अपने पैतृक मकान की तीसरी मंजिल पर एकांत से विश्राम करें। क्योंकि क्या होता था, शांति निकेतन में बार बार उनसे मिलने के लिए लोग आते थे और उनको बहुत डिस्टर्ब होता था क्योंकि वो आराम नहीं कर पाते थे, क्योंकि दर्शनार्थी उन्हें आराम नहीं करने देते थे। अतः एक दिन जब लेखक ने भी सपरिवार उनके दर्शन करने चाहे, यानी कि लेखक जी भी जब एक दिन उनके पास गए कि चलो हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दर्शन कर लेते हैं, तो जो है टैगोर जी बहुत ज़्यादा डर गए कि कहीं आपके साथ तो कुछ दर्शनार्थी तो नहीं है, कि कुछ हमसे मिलने तो नहीं आते हैं। तो रविन्द्रनाथ जी बोले, उनके साथ कहीं दर्शनार्थी भी हैं क्या? उन्होंने सीधे पूछा, क्या दर्शनार्थी आपके साथ में हैं? दर्शनार्थियों के समय कुसमय पर आ टपकने के कारण वे परेशान हो जाते थे। मतलब किसी भी समय चले आते थे कि हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलना है। तो अब क्या है, अब बुजुर्ग आदमी है, तबीयत नहीं ठीक है, तो वो रेस्ट करेगा ना, हर समय थोड़ी ना सबको एंटरटेन करता रहेगा। तो वो हमेशा ही चले आते थे किसी भी समय पर, तो ये उनको परेशान करता था। अतः भयभीत रहते थे। लेखक जब उनके पास पहुंचे तब वे थोड़े अस्त व्यस्त थे, मतलब थोड़ा सा जैसे उठ के लेटे हों, उठ के बैठे हों, तो जो शरीर के जो कपड़े थे, बाल थे, सब चिड़े अस्त व्यस्त थे। किंतु फिर भी सूर्य की ओर एक टक देख रहे थे। क्या था? वो सूर्य की तरफ एक टक लगाए हुए देखे जा रहे थे, क्योंकि भाई बुजुर्ग व्यक्ति है, थकान है शरीर को, तो वो सूर्य की तरफ देख रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता वहां आया और पूंछ हिलाने लगा। वह गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर मग्न हो गया। मतलब गुरुदेव जी के जो पालतू कुत्ता था वो आया और जो है वो गुरुदेव जी के पास आके पूंछ हिलाने लगा। तो रविन्द्रनाथ जी ने उनके हाथ पर धीरे से हाथ फेर, उसके सर पे हाथ फेर दिया और वो बहुत खुश हो गया, मग्न हो गया कि हाँ मेरे स्वामी मेरे साथ में हैं, और वो बहुत खुश हो गया। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य बनाकर एक कविता लिखी थी जो आर्योग में छपी। अब वो कुत्ता उनका बहुत प्रिय था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो बहुत ज़्यादा कविताएं लिखते थे, उनकी तो कविताएं गीत बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने जो ये लिखा तो ये आरोग्य में छपा, जो उन्होंने अपने कुत्ते को देखकर लिखी थी। उसमें वे कहते हैं कि मेरा कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर उमंग से भर जाता है, यानी कि मैं जैसे ही उसको स्पर्श करता हूँ वो बहुत ही खुश हो जाता है। बेजुबान पशु पक्षियों में मनुष्यता के अनुभव की शक्ति होती है, यानी जो ये पशु पक्षी होते हैं ये बोल नहीं सकते, ठीक है, ये बोल नहीं सकते, मतलब हम हमारी भाषा नहीं बोल सकते, बाकी तो अपनी भाषा बोलते ही, मतलब हमारी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन मनुष्यता पहचानने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। अर्थात कौन सा मनुष्य अच्छा है, कौन सा बुरा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता बेवजह ही किसी आदमी, उस आदमी ने कुछ नहीं किया, वो बस दूर से जा रहा है, बस उसको भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेंसेस ऐसे स्ट्रांग होती हैं कि वो समझ जाते हैं कि यह आदमी ठीक नहीं। वे भी मानवीय अच्छे बुरे व्यवहार को महसूस करते हैं। वे भी दीनताएं, स्वामी भक्ति, स्नेह तथा आत्मनिवेदन का भाव प्रकट कर सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ है कि पशु पक्षी मनुष्यता के अनुभव की शक्ति रखते हैं।
वे भी मानवीय अच्छे बुरे व्यवहार को मनुष्य महसूस करते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो तुरंत महसूस कर जाएंगे। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे या किसी और के साथ भी अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते, मतलब बाय नेचर आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो कुत्ता तुरंत पहचान जाता है इस चीज को। वे भी दीनता, स्वामी भक्ति, यानी कि दीनता यानी कि किसी को कोई तकलीफ है तो वो भी उस तकलीफ को महसूस करता है, स्वामी भक्त होता है वो। और आत्मनिवेदन मतलब अपने आप से भी बहुत चीजें प्रकट करता है कुत्ता। वे मनुष्य की संवेदनशीलता, उसके सुख दुख को समझे किंतु समझा नहीं पाता। वो मनुष्य की हर फीलिंग को समझता है मगर वो समझा नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर उस बेजुबान जानवर को समझने की शक्ति नहीं होती, मगर उस जानवर के अंदर हमारे स्पर्श, हमारी भावनाओं को समझने की शक्ति पूर्ण रूप से होती है। तो ये कुत्ते के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। यहाँ पर लेखक गुरुदेव की सूक्ष्म संवेदनशील एवं मर्म भेदी दृष्टि पर आश्चर्यचकित है, क्योंकि उन्होंने कुत्ते जैसे जानवर में भी मानवीय विशेषता का अनुभव किया। तो यहाँ पर लेखक जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सूक्ष्म जो दृष्टि है उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित है कि उन्होंने कुत्ते जैसे एक प्राणी में भी जो है वो संवेदनशीलताएं, सब कुछ जो है वो समझ ली कि कुत्ते के अंदर भी इतनी फीलिंग, इतनी संवेदनाएं होती हैं। तो ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक मालूम होती है। मतलब आप जानवर क्या है, हम समझेंगे अरे ये तो जानवर है, ये क्या समझेगा, लेकिन अगर जब कोई किसी बात को अच्छे से समझ जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी घटना होती है। आज अगर हम बेजुबान जानवर की भाषा को समझ जाएं तो ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धियों में शामिल होती है। उसके बाद जब गुरुदेव का चिता भस्म को आश्रम में लाया गया, अब क्या हुआ, गुरुदेव जी का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ रह रहे थे वो, तो शांति निकेतन से निकल के भाई अपने घर पे अत्रक घर में रह रहे थे। अब उनकी चिता को वापस कहाँ लाया गया, शांति निकेतन में। अब उसमें कुत्ता वहां मौजूद था। तो कुत्ता भी उत्तरायण तक गया, यानी उत्तरायण तक का मतलब क्या है, चिता भस्म को जहां जहां रखा जा रहा था उनके साथ साथ चल रहा था। सारे मनुष्यों की भांति कुछ देर तक मौन एवं शांत बैठा रहा। कहते हैं ना, आत्मा की शांति के लिए कुछ देर के लिए मौन रखिए। तो वहां जब मौन रखा गया तो कुत्ता भी उतनी देर मौन यानी कि चुपचाप शांत होकर सभी लोगों के साथ वहां पर बैठा हुआ था। ऐसा देखकर लेखक ने आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। गुरुदेव पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक आत्मीय संबंध रखते थे। तो अब गुरुदेव तो रखते थे संबंध, लेकिन कुत्ता भी इतना ज्यादा उनसे अटैच था, ये देखकर जो है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। अब क्या कहते हैं लेखक कि गुरुदेव जो है वो बहुत ही पशु पक्षियों के बहुत नजदीक थे, वो बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे। अतः आश्रम में पशु पक्षियों के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। तो जब भी लेखक जाते थे तो उनके साथ जब बातें करते थे तो पशु पक्षियों का टॉपिक जरूर उठता था उनके बातों के बीच में, क्योंकि वो बातें कर रहे होते थे। एक दिन प्रातः टहलते समय उन्होंने पूछा कि आश्रम में कौवे कहाँ चले गए। तो क्या वो बहुत भाई कौवे आसपास रहते होंगे, तो एक बार ऐसे ही टहल रहे थे कि इतने सारे कौवे कहाँ चले गए। पहले तो यहाँ बहुत कौवे रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद एक सप्ताह बाद सारे कौवे फिर वापस आश्रम आ गए। तो लेखक को समझ आया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी हैं। अब कौवे नहीं थे तो वो देख के भाई उन्होंने ये तब्दीली महसूस करी, तो तुरंत पूछ लिया कि भाई कौवे कहाँ चले गए, यहाँ तो बहुत कौवे रहते थे। लेकिन एक सप्ताह बाद वो सारे कौवे वापस आ गए। तब लेखक को इस चीज का ज्ञान हुआ कि जो कौवे हैं वे भी प्रवासी पक्षी मतलब समय के अनुसार अपनी जगह को बदलते रहते, जहां उनके अनुकूल मौसम होता है वो वहां पर चले जाते हैं। एक बार लंगड़ी मैना को देखकर वे बोले, यह युद्ध भ्रष्ट है, अतः इसमें करुणा भाव है। मतलब एक बार उन्होंने एक लंगड़ी मैना को देखा कि उस मैना के पैर में चोट लगी थी और वो जब नीचे बैठती थी तो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो है अपने जो जोड़े से है, कौवा में वो जो मैना होती है वो जोड़े से रहती है, यानी कि मेल फीमेल के, यानी कि वो अपने जो जोड़े से है वो बिछड़ गई है, इसलिए करुणा भाव में है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा शोक या दुख में है।
उसके बाद उनकी बात सुनकर लेखक के मन में भी मैना के प्रति करुणा भाव उत्पन्न हो गया। जब उन्होंने सोचा कि वो अपने पेयर के साथ बिछड़ गई है तो लेखक को भी बहुत ज्यादा करुणा भाव महसूस हुआ, कैसा, जैसा कि मैना को हो रहा था। हजारी प्रसाद जी के मकान में कुछ छेद थे। तो अब यहाँ पर हजारी प्रसाद जी, अभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता रहे थे, अब वो अपने बारे में कहने लगते हैं, अपने मकान के बारे में, कि उनके घर में भी बहुत जगह जगह पे छेद थे जिनमें एक मैना का परिवार रहता था। तो वहां क्या होता था, एक मैना का परिवार आके, मैना आई, उसने वहां पे घोंसला बनाया और वो वहां पे आकर रहने लगी। तो पूरा परिवार रहता था। वे पता नहीं कहां कहां से फटे पुराने कपड़े तथा दूसरे कूड़ा करकट को ले आती थी। अब जो होता है ना, घोंसला जब बनाते तो उसको अच्छा कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सी चीजें पक्षी लाके उस घोंसले में रखते हैं, बनाते हैं। कुछ भी उन्हें मिल जाए, अब उन्हें अच्छा गंदा तो समझ में नहीं आता, तो वो कहीं से भी कुछ लाके उस घोंसले में रख देती थी। लेखक ने एक बार तो ईंट रख के छेद भी बंद कर दिया। एक बार उन्होंने क्या किया, भाई इतना करकट, इतनी गंदगी फैल रही है, तो उन्होंने उस छेद को बंद करने के लिए ईंट लगा दी कि अब ये छेद बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, जितनी जगह, किंतु वे बची हुई जगह में भी अपना निवास बना लेती थी। अब उसके आसपास भी अगर जरा सी जगह बच जाती थी तो वहां पर भी वो आराम से अपना घर बनाकर वहां पर रहने लगती थी। तो पक्षियों को तो जरा सी जगह चाहिए होती है घोंसला बनाने के लिए, वो आराम से उसमें एक बड़ा सा घोंसला बना लेते हैं। लेखक को अनुभव होता है कि वे खुश होकर नाचते हैं, गाते हैं तथा उन्हें देखकर उन पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैना परिवार लेखक के घर को खाली स्थान समझता था। अब लेखक को क्या अनुभव होता है, जब वो घर बना लेती है तो लेखक क्या अनुभव करता है कि वे खुश होकर नाच गा रही हैं। उनका घर बन गया है तो वो बहुत खुशी होकर नाच रही हैं, गा रही हैं और उन पर देखकर टीका टिप्पणी कर रही हैं। मतलब लो, तुमने तो ईंटा रख दिया था लेकिन मैंने तो तब भी घर बना लिया। मतलब होता ना एक चिढ़ाने वाला कि लो ये तुमने ऐसा कर दिया। तो वो चीज भी यहाँ पर थी। तो वहां पर उसको खूब ज्यादा चिढ़ाने वाला काम जो है वो मैना कर रही है, क्योंकि मैना ये समझती थी कि लेखक का घर जो है वो खाली घर है। मैना जो पत्नी थी वो अक्सर कहती कि लेखक को उनके प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए था। मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था उसमें हमको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें तो इतना टूटा फूटा है कि हर जगह जो है पक्षी घोंसले बना लेते हैं और इतनी गंदगी होती है। पहले लेखक मैना के प्रति करुणावान नहीं थे, किंतु गुरुदेव की बातें सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि मैना वास्तव में अपने साथी से बिछुड़ गई है तथा एक वियोगिनी का जीवन जी रही है। तो यहाँ पे फिर अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास में आ गए, जब वो वक्तव्य चल रहा था, जब लंगड़ी मैना मिली थी। तो अब वो क्या बोलते हैं कि पहले तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि भाई वो मैना है, चोट खा गई हुई, लेकिन जब वो मैना को ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि मैना वाकई अपने साथी से बिछुड़ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और उसकी इस कंडीशन को देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी बहुत दुख होता है, बहुत ही करुणामय महसूस होता है। अब लेखक कहते हैं गुरुदेव ने मैना पर भी एक कविता लिखी थी। जैसे उन्होंने कुत्ते पे कविता लिखी थी, वैसे ही उन्होंने मैना पर भी एक कविता लिखी थी। उस कविता का भाव है कि यह मैना अपने दल से अलग क्यों है, यह अकेले ही लंगड़ाकर घूम रही है। तो अब उन्होंने तो वो कविता बंगाली भाषा में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बंगाली भाषा में लिखते थे, तो ये यहाँ पर अनुवाद करके आपके सामने रखा गया है। तो भाव क्या है, मतलब उसके अंदर की जो फीलिंग है वो क्या है वो बता रहे। तो मैना अपने दल से अलग क्यों है, मैना जो है अपने परिवार से, अपने साथी से अलग क्यों है, लंगड़ाकर क्यों घूम रही है, लंगड़ी क्यों घूम रही है, वह कीड़ों का शिकार करती है, वह लेखक से बिल्कुल भयभीत नहीं है। मतलब लेखक कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पास आती है, उनके साथ में बैठती है, वो डरती नहीं है लेखक से, और उन्हीं के पास आए हुए कीड़ों को आराम से, मतलब बगीचे में अगर बैठे हैं तो आगे कुछ आसपास जो कीड़े हैं वो उनके पास आकर वहां पे वो खा भी रही है और आराम से लेखक के पास बैठी भी है। पता नहीं यह अपने समाज से अलग क्यों रहती, सारी मैनाएं नाचती कूदती किंतु यह शोकाकुल क्यों है। तो बोलते हैं कि सारी मैना तो नाच कूद रही हैं और अपने झुंड में आराम से रह रही, मगर ये अकेली अलग इतनी दुखी क्यों है, पता नहीं कि इसे क्या पीड़ा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या तकलीफ है, किसने इसे चोट पहुंचाई, ना तो इसे किसी पर कोई अभियोग है, ना जीवन से विरक्ति और ना आंख में जलन है।
मतलब पता नहीं इसको किसने इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिसने भी पहुंचाई हो, मगर मैना बिल्कुल भी उससे रुष्ट नहीं है और ना ही जीवन से दुखी है कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला हुआ है। उसे जो मिला है वो उससे संतुष्ट है। ना जाने कौन सी गांठ इसके हृदय में पड़ी। गुरुदेव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में भी मैना की करुणा मूर्ति अंकित हो गई। मतलब अब वो बोलते हैं कि मैना के मन में ऐसी गांठ क्या पड़ी है कि वो बाहर की मैनाओं की तरह नाचती कूदती बोलती क्यों नहीं है, शांत सी रहती है। तो जब ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पढ़ी तो उनके मन में जो है कोयल के लिए बहुत ज्यादा सद्भावना पैदा हो गई कि एक पक्षी के लिए भी इतनी बढ़िया कविता उन्होंने लिखी। लेखक आश्चर्यचकित हैं कि गुरुदेव मैना के मर्म स्थल अर्थात दुख तक पहुंचे कैसे। उसी शाम मैना के उड़ जाने से कवि गुरुदेव जो हैं वो बहुत दुखी भी हो जाते हैं। लेखक बहुत परेशान थे, ये समझना चाहते थे कि उसके दिल तक लेखक जो है वो पहुंचा कैसा, मतलब मैना कि जो ये तकलीफ है इस तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहुंचे कैसे, कैसे समझ पाए कि उसको ऐसी तकलीफ है, क्योंकि वो हमेशा पास रहती थी। फिर उसी शाम वो जब थोड़ा सही हो गई तो वो उड़ गई और उसके उड़ जाने से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो बहुत दुखी हुए। तो यहाँ पर एक कुत्ता और मैना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन में दो ऐसे पशु और पक्षी आए तो बहुत, लेकिन उन्होंने जो कविताएं लिखी उस पर हजारी प्रसाद जी ने जो एक निबंध प्रस्तुत किया वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और आपको पूरा समझाया। ये एक दो अलग अलग जानवरों के ऊपर है, लेकिन ये एक चीज की तरफ हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा पशु पक्षियों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छे मित्र होते हैं हमारे। वो अच्छे और बुरे का जो है वो मनुष्यों से कहीं ज्यादा समझ रखते हैं। इसलिए मनुष्य जो है पशुओं को हमेशा प्यार करिए, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान कभी मत पहुंचाइए। तो इस तरीके से ये पाठ मैंने आपको पूरा समझाया कि हमारा पाठ हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया, उनके कुत्ते के बारे में, उनके मैना के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने घर का भी एक चित्रण प्रस्तुत किया। पहला क्वेश्चन, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो ये हमने आपको पाठ के शुरू में बताया कि वो अब बहुत ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तबीयत खराब रह रही थी और बार बार लोग उनसे मिलने आते थे, इससे उनको डिस्टर्बेंस होता था, इसलिए वो शांति निकेतन छोड़ के जाना चाहते थे। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, गुरुदेव ने निम्नलिखित कारणों से शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र रहने का मन बनाया। ठीक है, पहली लाइन ये देंगे, फिर अब उनको हम पॉइंट्स में लिख लेंगे। पहला, बढ़ती हुई अवस्था के कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था। मतलब अब उनकी आयु बढ़ रही थी, अवस्था मतलब आयु बढ़ रही थी और उनका शरीर जो है अब दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा था। शांति निकेतन में उनसे मिलने वालों की लगातार भीड़ लगी रहती थी, यानी कि हर कोई उनसे मिलने के लिए आने की चेष्टा करता रहता था, हर कोई आने और मिलने का कोशिश करता था, जिससे उन्हें एकांत और आराम करने का अवसर नहीं मिल पाता था। यानी कि अब भाई जब बुजुर्ग हो जाते तो क्या होता है, थोड़ा शांति चाहिए, इत्मीनान से कहीं आराम कर सके और उनको ज़्यादा देर बनिस्बत जो जवान लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा देर उनको आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए वे 3 तल्ले वाले श्री निकेतन में नहने लगे। मतलब क्या है, वो शांति चाहते थे तो उनका पैतृक जो निवास था श्री निकेतन, वो वहां जाकर रहने लगे थे। किस लिए? सिर्फ कि वो शांति और आराम करना चाहते थे। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, लोग रहते थे तो उन्हें डिस्टर्बेंस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी मतलब जो जानवर होते हैं। जानवर को हम मूक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते जो वो बोलते हैं, तो हम उनको मूक कहते हैं। मूक प्राणी भी कम संवेदनशील नहीं होते, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में वर्णित कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यानी कुत्ता भी हर एक चीज को समझता है, मूक प्राणी। तो हमें पाठ के आधार पर उत्तर देना है, तो वहां पे मूक प्राणी क्या था, हमारा कुत्ता था और कोयल थी। तो यहाँ पर हमें कुत्ते के आधार पर इसको हम देंगे। पहला क्या है, गुरुदेव की स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता था। मतलब जैसे स्पर्श करे कुत्ता आंखें बंद कर लेता था। तो हमें जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो क्या होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो चीज कुत्ते के अंदर थी कि वो जैसे ही स्पर्श करते थे गुरुदेव, वो अपनी आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस करता था।
मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। वह बिना किसी के बताए गुरुदेव के पास 2 मील दूर श्री निकेतन पहुंच गया था। अब क्या कुत्ता कहाँ था? शांति निकेतन में था। तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को बहुत प्यारा था, उनकी हर एक फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता था। तो क्या हुआ, जब वो एकांतवास में, मतलब कहने का मतलब जब शांति निकेतन से वो श्री निकेतन चले गए रहने के लिए, शांति की खोज में, आराम की खोज में, और कुत्ता शांति निकेतन में ही रह गया। तो क्या हुआ, वो बिना किसी को बताए, बिना कुछ महसूस किए, वो 2 मील दूर, शांति निकेतन से श्री निकेतन की दूरी 2 मील थी, बिना किसी से कुछ पूछे बताए, कोई इसको छोड़ने जाए, वो कहाँ पहुँच गया था? रविंद्रनाथ जी के, टैगोर के पास में पहुँच गया था। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मूक प्राणी भी अपने को प्यार करने वाले के पास बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं। गुरुदेव की अंतिम यात्रा में अन्य लोगों की भांति कुत्ता भी शामिल हुआ। वह उनके अस्थि कलश के पास देर तक उदास बैठा रहा, मानो वह भी अन्य लोगों की तरह शोक प्रकट करता रहा। तो हमने आपको बताया था ना, उत्तरायण यानी कि जितने भी क्रियाकर्म हुए, जितने भी मरने के बाद जो भी क्रियाकर्म होते, हर जो शव यात्रा होती, सब में हर जगह वो कुत्ता शामिल था। और इवन जब उनका जो अस्थि कलश जब शांति निकेतन लाया गया तो बहुत देर तक वो उसके पास में बैठा रहा। और जब मौन सभा आयोजित की गई तो जैसे उस समय सब लोग मौन थे, शांत थे, वो भी उस समय एकदम चुप और मौन हो गया था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये आप 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी पार्ट में और कुछ समझ में आया तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? ठीक है, ये कब समझ पाए थे ये पूछा गया। मर्म तो हमको नहीं बताना, हमको वो कब समझ पाए, हमें वो चीज बतानी है। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य कर लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा कि किस प्रकार वह झुंड से अलग होकर अकेली चहलकदमी कर रही है, मानो वह निष्कासन का दर्द झेल रही हो। यानी कि लेखक तो पहले कोयल को ऐसे नॉर्मल समझ रहा था कि चोट लगी है, इतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब रविंद्रनाथ जी ने कहा तो देखो, वो सारी मैनाएं झुंड में खेल कूद और खा रही हैं, लेकिन ये अकेली अलग है, मानो जैसे इसको झुंड से अलग करके निकाल दिया हो। निष्कासन मतलब निकाल देना। तो तब वो समझ पाए थे कि हाँ, जब उन्होंने ये डिफरेंस देखा कि सारी मैना एक तरफ है और ये एक तरफ है, यानी कि उसे झुंड से अलग कर दिया गया। लेकिन कारण क्या था? वो अपने प्रिय से अलग हो गई थी, अपने जोड़े से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी और उसे कुछ भी, और घायल भी थी। तो उसे वो प्यार और सहानुभूति कहाँ मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास। तो वो झुंड में उसको नहीं मिल पा रही थी, वो किस में मिली? टैगोर जी के पास। तो वो उस झुंड से ज्यादा कहाँ समय बिता रही थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास में। तो ये आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। हमने आपको बताया है कि एक निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। कलात्मक मतलब उसमें हम तरह तरह की जो है मुहावरे या लोकोक्तियां, छंद, कुछ भी हम डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से लिखा जाता है। जैसे हम कोई हमने क्या कहते हैं मुहावरा डाल दिया, कोई लोकोक्ति डाल दी, तो निबंध में हम इन चीजों का इस्तेमाल करके उसको बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो हमने जो पूरा पढ़ा है इसमें से 4 विशेषताएं पूछी गई हैं। इस पूरे निबंध की 4 विशेषताएं आपको कौन सी अच्छी लगी? विशेषता को निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। अब निम्नलिखित स्थान हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है? आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। तो अब यहाँ पर आपको जो पाठ पढ़ा हमने, उस पाठ की क्या विशेषताएं हमें नहीं बताना, लेखन शैली की विशेषताएं बतानी है। वो वक्तव्य ढूंढ ढूंढ के 4 यहाँ पर लिखने हैं और उसकी क्या विशेषता है ये बतानी है। तो जैसे इन्होंने यहाँ बताया, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए, एक दिन हमने भी दर्शन करने की ठानी। तो यहाँ पर क्या है? जो हम भी आज दर्शन करने गए। तो यहाँ पर उन्होंने कितने अच्छे ढंग से इस वाक्य को बनाया है। फिर दूसरा, दर्शनार्थियों में कितने ही इतने
प्रलग्न थे कि समय असमय, यानी प्रलग्न मतलब पागल टाइप के, मतलब जिनको सेंसेस नहीं रहते, समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ जाते। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भीत भीत रहे थे। भीत भीत मतलब डर रहे थे, मतलब मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पर इन्होंने अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया, समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था, और यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का भीत भीत शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी माइनॉरिटी के साथ उन्होंने अपनी भाषा को उकेरा है। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। तो यहाँ पर ये पूरे जब हमने वक्तव्य पढ़ा तो कितना अच्छे से उन्होंने लिखा है ये बात। फिर दूसरा, उस समय लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। तो अब रविन्द्रनाथ जी की बात को उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा कि जब मैना आकर यहाँ फुदकती है, तो देखो ये यूथ भ्रष्ट है, ये हमेशा यहीं आकर फुदकती है, मतलब अपने झुंड में नहीं जाती है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे रहते हैं वो वहीं आकर फुदकती है। तो वो जो अच्छे अच्छे वक्तव्य हैं वो आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। फिर, पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। जैसे अब जो है ना, पक्षियों में क्या बातें होती नहीं, लेकिन उन्होंने बीच में ये चीज उकेरी कि ये ऐसे आपस में बात करते, एज्यूम किया, और लेखक ने उसे कितने अच्छे तरीके से लिखा है। देखिए, पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? तो यहाँ पर किसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनकी वाइफ में बात हो रही है, क्योंकि जब उनके घर में घोंसले बना लेते थे तो उनकी पत्नी ने बोला था कि ये लोग यहाँ क्यों आ गए। तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। तो पत्नी कहती, लेकिन फिर इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है, मतलब ये हमारा घर है, इनको इतना तो सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर आकर अपना खुद रहने लगे। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ, मतलब कहने का मतलब वो आदमी जैसे थोड़ी ना है कि उनके अंदर इतनी अक्ल होगी। तो ये पूरा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा। फिर लास्ट वाला, प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात को उन्होंने कितने अच्छे से ढंग से प्रस्तुत किया कि वो कुत्ता मेरे आसन के पास आकर हमेशा बैठ जाता और जब तक मैं उसके ऊपर हाथ नहीं फेरता तब तक वो अपना सानिध्य मेरे साथ स्वीकार नहीं करता, और जैसे ही मैं उसको स्पर्श देता वो खुशी के मारे फूल जाता, मतलब खुशी से मारे जो है उसका ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पर हमने आपको 5 वक्तव्य निकाल के दिए जो उनकी कलात्मक शैली यानी निबंध में जो उन्होंने कलात्मक शैली दिखाई है वो सामने रखे, साथ में उसके अर्थ भी हमने आपको समझाए। इसके अलावा चैप्टर में आपको कोई भी और वक्तव्य अच्छा लगता है तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। हम मानते हैं कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये एक वक्तव्य बोला गया है, ठीक है, तो जो उसमें वक्तव्य बोला गया उसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट करना। तो पहले हम आपको मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर, मतलब कि कवि कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, भाषाहीन यानी कि जो हम कोयल हमारी भाषा नहीं बोल पाती तो हमारी भाषाहीन जो प्राणी था उसकी मर्मभेदी दृष्टि यानी उसकी आंखों में जो तकलीफ है उस तक पहुंचकर उसके विशाल मानव सत्य को देखा। मतलब उसके अंदर जो तकलीफ, हम जैसे हम समझते हैं ना कि सिर्फ इंसानों के अंदर तकलीफ होती है, ऐसा नहीं, जो उस पक्षी के अंदर भी जो अशांति जो तकलीफ थी वो कवि ने जाकर देखी, जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर नहीं देख पाता, तो वो कवि ने जो है एक मूक प्राणी के अंदर जाकर देख ली थी। इसका आश्चर्य क्या है, कवि कहते हैं गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है।
तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श की तृप्ति मिल गई हो। यानी कि जैसे ही वो कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्मकेंद्रित हो गया है। आत्मकेंद्रित मतलब सेल्फ, अपने बारे में सोचता है और समाज मतलब परिवार के दूसरे सदस्यों की बात तो दूर, समाज के बारे में छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। समाज के बारे में नहीं सोच पाता, परिवार के लोगों के पास भी सोचने के लिए इतना वक्त उसके पास में नहीं रहता कि वो ये सब चीजें देख और समझ पाए। आत्मकेंद्रित आज समय नहीं है इतना मनुष्य के पास में, तो वो आत्मकेंद्रित मतलब एक ही में समेट कर रह गया। आज मनुष्य के भाव को समझ नहीं पाता। मतलब हम अपने लोगों यानी मनुष्य मतलब हम अपने लोगों के मन के भाव को समझ नहीं पाते। अपने मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ के जो मन की बातें हैं वो हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं, और उन्होंने तो कहाँ पशु पक्षियों के मन की बात को समझ लिया था। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया, अर्थात पशु भी निस्वार्थ प्रेम की भाव समझते हैं। और कवि ने क्या किया था, ऐसे जहां मनुष्य ने वहां कवि ने जो है पक्षी मूक प्राणियों के भी मन की बात को समझ लिया था, और पशु पक्षी भी उनकी बातों को समझ रहे थे। यानी कि उनके स्पर्श को, उनके सानिध्य को सही मानते थे और उनकी चीजों को समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। मतलब पशु पक्षियों से कैसा होना चाहिए, ये मेन इसका मोटिव है, इस पाठ का मोटिव है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। मतलब आपको भी लिखना है, थोड़ा अच्छी शैली में लिखना है, ऐसे नहीं लोकल लैंग्वेज में हम लिखते जाएंगे। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा वक्तव्य घटा हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने जो देखा वो हम आपको बता रहे हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास 2 बैल थे। वह अपने बैलों से बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था, उन्हें खाना खिलाकर ही खुद खाता था। एक बार एक बैल बीमार हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस वजह से किसान ने भी खाना पीना छोड़ दिया। किसान का प्यार देखकर बैल की आंखों में आंसू बहने लगे। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार रखता है। किसान पशुओं से घर के सदस्य की भांति प्रेम करता है और पशु ऐसे स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हमने एक वक्तव्य लिखा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो या आपने देखा हो तो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह पे हमने आपको ये पार्ट पूरा खत्म कराया, इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझाए, आपको सारी चीजें समझाई, और हमें लगता है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताइए कि हमने एक ऐसी वेबसाइट देखी है जहां पर मेरे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर, और उनसे कहिए कि ये सारा फायदा वो भी उठा सकते हैं। उन्हें किसी भी सब्जेक्ट से लेकर किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट है तो वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। इसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।